बांग्लादेश में मैंने एक तो पॉइंट आप लोगों को ये बताया था कि बांग्लादेश में इलेक्शन हुए थे, अवामी लीग ने मेजोरिटी ली थी, शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी वहां की, अभी तो वो रिमूव हो गई है, ठीक है, मतलब वो भाग गई है देश छोड़ के, ठीक है, एग्जाइल पे हैं। जब कोई पॉलिटिकल लीडर ऐसे भागे तो उनको बोलते हैं एग्जाइल पे हैं, ठीक है, मतलब देश निकाला दे दिया एक तरह से, ठीक है। रीजन क्या था? अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गया था, और अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन था जो 1970 वॉर में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था, ठीक है, उसमें जिन जिन ने पार्टिसिपेट किया था तो उनके फैमिली मेंबर्स को वहां पे अलग से रिजर्वेशन दे रखा है, ठीक है, जिसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयड है उनको लगता है कि हम लोगों को रिजर्वेशन का जो बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, उसकी वजह से हम लोगों को कॉलेज में सीट या गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही, ठीक है। और बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जो 1971 में हुआ था, इसका रीजन ये था, पहले ये इस बांग्लादेश को हम बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान, इसका नाम ईस्ट पाकिस्तान था 1971 तक। 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था। वॉर होने का रीजन ये था, जो वेस्ट पाकिस्तान है, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में डेमोग्राफिकली चेंज है, यहाँ पे बंगला पीपल रहते हैं, वहां पे जो जिनको बोलते हैं कट स्ट्रोन्स इस्लामिक पीपल रहते हैं, तो थोड़ा सा फर्क है यहाँ पे। लेकिन ईस्ट जो बांग्लादेश की पूरी पॉलिटिक्स थी उसमें ईस्ट पाकिस्तान को ज्यादा मेजोरिटी स्टेक मिलता नहीं था। ज्यादातर जो लीडर होते थे जो पाकिस्तान को रूल करते थे वो वेस्ट पाकिस्तान से ही होते थे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा परसिक्यूशन होता था। परसिक्यूशन मतलब कि उनको क्रूएल्टी के साथ किल करना, जो बांग्ला मुस्लिम्स थे उनको, तो उसकी वजह से बहुत सारे बांग्ला मुस्लिम जो है वो इंडिया के वेस्ट बंगाल में आ रहे थे फोर्सफुली, ठीक है। सो हमने रिक्वेस्ट किया वेस्ट पाकिस्तान को कि आप इस प्रॉब्लम को सोल्व करो। ऐसे तो बहुत सारे उनको बोलते हैं रेफ्यूजी, ठीक है, जो अपनी कंट्री को किसी रीजन की वजह से छोड़ के भाग के आ जाए, तो आप रेफ्यूजी को कंट्रोल करो, नहीं तो फिर हम लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कंट्रोल नहीं हो पाए थे। दूसरा, जो बांग्लादेश लिबरेशन आर्मी बनी थी, एक बांग्लादेश लिबरेशन आर्मी, इस बांग्लादेश लिबरेशन आर्मी को ट्रेन किया था इंडियन आर्मी ने, और इसके हेड थे शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान जिन्होंने उस बांग्लादेश लिबरेशन मूवमेंट को या आर्मी को लीड किया था, जिसको इंडिया ने ट्रेन किया था, ठीक है। तो 1971 में जब हम लोगों ने बांग्लादेश को लिबरेट करवा दिया था, और लगभग 1 लाख के करीब पाकिस्तानी जो आर्मी सोल्जर थे उन्होंने सरेंडर किया था, ठीक है। तो वो सरेंडर करने के बाद ये बांग्लादेश के हेड बने थे, एंड ही वाज द फादर ऑफ शेख हसीना। वो शेख हसीना के फादर थे, या जो अभी रूलिंग प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, वो इनकी डॉटर थी, ठीक है। इसलिए भी उनके अगेंस्ट में ज्यादा लोग पर्सन हो गए, और शी हैज टू मूव आउट इन द लास्ट, ठीक है। तो शेख मुजीबुर रहमान, इनको बांग्ला बंधु के नाम से भी जानते हैं, फेमस है ये काफी बांग्लादेश में भी और वैसे भी, बांग्ला बंधु। बंधु क्या होता है? मित्र, मतलब फ्रेंड, ठीक है। तो बांग्ला बंधु के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने पाकिस्तान को लिबरेट कराने में काफी हेल्प किया था। तो लगभग 1 लाख सोल्जर्स ने सरेंडर किया था। तो सरेंडर करने के बाद इंडिया ने एक एग्रीमेंट किया था, शिमला एग्रीमेंट। देखो, हो सकता है मैंने पिछली बार ये बात ना बताई हो, ठीक है, क्योंकि जब जो चीज माइंड में आ जाती है तो वही बताई जाएगी एकदम से। तो हमने एक एग्रीमेंट किया था, शिमला एग्रीमेंट।
ठीक है। तो ये शिमला एग्रीमेंट उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की थी, तो मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया क्योंकि एक ही फीमेल हुई है, इंदिरा गांधी। तो ये माना जाता है कि दैट वाज द बेस्ट टाइम दैट इंडिया कैन टेक ओवर पीओके, कि हम लोग इन रिटर्न उन सोल्जर्स के पीओके डिमांड कर सकते थे। कुछ लोगों का ये मानना है, कई बार आप इस चीज को पढ़ोगे भी, ठीक है। लेकिन हमने उनको बोलते ऐसे, अगर प्रिजनर्स जो होते हैं उनको बोलते हैं पीओडब्ल्यू, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, ठीक है। प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जो वॉर में प्रिजनर वो बनेंगे, जो आर्मी के पर्सन होते हैं उनको पीओडब्ल्यू बोलते हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, ठीक है। तो प्रिजनर्स ऑफ वॉर के लिए हम लोगों ने शिमला एग्रीमेंट किया था। शिमला एग्रीमेंट में हम लोगों ने कोई ज्यादा बड़ी डिमांड नहीं रखी, बस यही रखा था कि मतलब दोबारा से आप लोग अटैक नहीं करोगे, और मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश एक सेपरेट नेशन रहेगा, ठीक है। आप हम लोगों के फ्रेंडली रिलेशनशिप बना के रखोगे। तो ऐसा कोई बड़ी डिमांड नहीं की, जबकि कुछ का मानना था कि लगभग 1 लाख सोल्जर्स के इन रिटर्न हम एक बड़ी डिमांड रख सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम इंडिया के साथ ये थी कि 1971 का इंडिया फूड डेफिसिट इंडिया था। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपस में कनेक्टेड होती हैं। फूड डेफिसिट इंडिया था, तो फूड डेफिसिट इंडिया में हम लोगों के पास पहले ही खाना इतना नहीं होता था, और 1 लाख लोगों को हम कब तक उन प्रिजनर्स को अपने पास रख सकते थे, ठीक है। तो कुछ का ये बोलना है कि तो हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमें उनको लौटाना पड़ा, ठीक है। हम उतने प्रिजनर्स को कैसे रखते, ठीक है। अदरवाइज हमें यूएन के प्रिजनर्स रूल्स को फॉलो करके उनको अच्छे से रखना पड़ता। यूएन यूनाइटेड नेशंस के रूल्स हैं इन चीजों को लेके भी। रेफ्यूजीज को लेके भी यूनाइटेड नेशंस के रूल है कि अगर कोई दूसरी कंट्री के पर्सन आपके यहाँ पे आ गए हैं, रेफ्यूजीज की कंडीशन ये है कि उनके ऊपर डेथ थ्रेट हो, तब वो आपके यहाँ भाग के आए हो, तो आप उनके साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते। हालांकि जो यूएन कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजी है वो इंडिया ने साइन नहीं कर रखा, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। यूएन कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजी का सिग्नेटरी नहीं है इंडिया, हमने आज तक उसको साइन नहीं किया है। दो हम फॉलो करते हैं उसको मोरली, ठीक है। कोई ऐसे आज जैसे अभी रिसेंटली जो आ गए थे वो थे म्यांमार से रोहिंग्या मुस्लिम, ठीक है। रोहिंग्या मुस्लिम कुछ टाइम पहले सेम चीज म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम्स के साथ हो रही थी। रोहिंग्या मुस्लिम्स मतलब मुस्लिम्स में अलग अलग टाइप है, मैंने आपको 2 मेनली बताई थी, सिया और सुन्नी, ठीक है। तो रोहिंग्या मुस्लिम्स म्यांमार में मिलते हैं, तो वहां पे परसिक्यूशन हो रहा था म्यांमार में बहुत ज्यादा, तो वो भी काफी आ गए थे, बांग्लादेश में भी आए थे और इंडिया में भी आए थे। तो हम यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन को फॉलो करते हैं, उसकी रूल्स रेगुलेशंस को मानते हैं, लेकिन उसको साइन नहीं किया है हमने। तो यूपीएससी ऐसे पॉइंट्स को बहुत उठाता है दैट इंडिया इज ए सिग्नेटरी ऑफ यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन, तो हम सिग्नेटरी नहीं है उसके, ठीक है। तो ये शिमला एग्रीमेंट हुआ था। इससे पहले हम इसको कंफ्यूज मत करना, 1945 में हम शिमला कॉन्फ्रेंस भी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी नहीं बता रहा उसको, लेकिन हम पढ़ेंगे। 71 में 72 के अराउंड में हुआ था, ठीक है। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है उस केस में हमारे लिए, ठीक है। जहां होगा मैं बता दूंगा। तो 1945 में हम एक शिमला कॉन्फ्रेंस भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको इसके साथ कंफ्यूज मत करना, तो साइड में कहीं लिख लेना शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945 में, ठीक है। ऑब्वियस है कि हमने ब्रिटिश के साथ किया होगा उस वक्त तो कोई ना कोई एग्रीमेंट, और शिमला एग्रीमेंट जो था वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में था, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे उनको रिलीज करने के लिए, ठीक है। एक टाइप ऑफ एग्रीमेंट था। दूसरा बांग्लादेश में, कर दूं मैं इसको इरेज, ये लिख लिया आपने, शेख मुजीबुर रहमान बंगला बंधु, ही इज नोन एज द फादर ऑफ बांग्लादेश। जैसे हम इंडिया में बोलते हैं गांधी इज द फादर ऑफ नेशन, तो ही इज ट्रीटेड एज द फादर ऑफ बांग्लादेश, ठीक है, क्योंकि ये माना जाता है कि बांग्लादेश को क्रिएट करने में उन्होंने ही सबसे बड़ा रोल प्ले किया था। और अभी केयर टेकर कौन है बांग्लादेश गवर्नमेंट के? मोहम्मद यूनिस खान। और इनको किस चीज का फादर बोला जाता है? फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंसिंग। ये हमने पहले कर लिया था, फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंसिंग। और उसके लिए उनको क्या मिला था? नोबेल पीस प्राइज मिला था।
ऐसे क्वेश्चंस पीसीएस पूछता है, ठीक है। जैसे उन्होंने एक बार पीसीएस ने पूछा था कि जो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन थे, ग्रीन रिवॉल्यूशन एक हुआ था, उसके फादर थे नॉर्मन बोरलो, ठीक है। उनको किस चीज में पीस प्राइज मिला था, ठीक है। तो उनको भी नोबेल पीस प्राइज मिला था, ठीक है। नोबेल प्राइज अलग अलग फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। जैसे पीस में दिया जाता है, इकोनॉमिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, ठीक है, बायोलॉजी में दिया जाता है, फिजिक्स में दिया जाता है, ठीक है। बायोलॉजी और मेडिसिन उसको फिजियोलॉजी में बोल देते हैं, नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी, ठीक है। देन और बांग्लादेश का जो बाउंड्री है इंडिया के साथ 4029 किलोमीटर का अप्रोक्स वो इंडिया के साथ लगता है, ठीक है। एक चीज ये आपको ध्यान रखनी थी। और त्रिपुरा 3 साइड से बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, क्लियर, ठीक है। और बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, ढाका में हेडक्वार्टर सार्क का कि बिम्स्टेक का, बिम्स्टेक का, बिम्स्टेक, ठीक है। बिम्स्टेक मैंने करवा दिया था, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। मेंबर्स के लिए क्या एक्रोनिम बताया था, नेहा क्या बताया था एक्रोनिम? माय एसबीआई ब्रांच नंबर इज 3। आप अपना क्रिएट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो बिम्स्टेक की अभी 2024 में कहां सबमिट होगी? न्यू दिल्ली में। सबमिट क्या होती है? जो एनुअल मीटिंग होती है उनकी, ठीक है, ओके। बांग्लादेश का जो चिटगांव पोर्ट है, ये पोर्ट सिटी है बांग्लादेश की, चिटगांव पोर्ट, ठीक है। चिटगांव पोर्ट, यहाँ पे चाइना का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। हम एक प्रोजेक्ट पढ़ेंगे चाइना का लेटर ऑन, स्ट्रिंग्स ऑफ पल्स, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा, तो चाइना का काफी होल्ड है बांग्लादेश की चिटगांव पोर्ट पे, ठीक है। तो चिटगांव पोर्ट याद रखना। और एक पोर्ट हमने पाकिस्तान में भी पढ़ी थी ऐसी, ग्वादर पोर्ट, और एक श्रीलंका में भी बताई थी मैंने, हम्बनटोटा, ठीक है। तो ये पोर्ट याद रखना। ये लास्ट में मैं एक बार कनेक्ट करूंगा कि ये सारी पोर्ट्स पे चाइना ने या तो उसने लीज पे ले रखा है इनको, या वो कंट्री डेट ट्रैप से होने की वजह से उस कंट्री में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है चाइना का, तो वो वहां पे उनको एज ए मिलिट्री बेस की तरह यूज कर रहा है इन पोर्ट्स को, ठीक है। देन मालदीव्स में मैंने बताया था कि मालदीव्स में कौन सा कैंपेन चला था? इंडिया आउट कैंपेन। इंडिया आउट कैंपेन क्यों चला था? क्या था इंडिया आउट कैंपेन? हाँ? नहीं था क्या इंडिया आउट कैंपेन? इंडिया ने बहुत सारे काफी सारे मिलिट्री इक्विपमेंट और कुछ एयरक्राफ्ट हम लोगों ने उन लोगों को दे रखे हैं, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, कुछ आर्मी पर्सनल हम लोगों ने मालदीव्स में डिप्लॉय कर रखे हैं, डिप्लॉय कर रखे थे, तो वापस बुला लिया है। तो वो आर्मी पर्सनल्स को मोहम्मद मोइजू ने ये बता के वहां के लोगों को कि इंडिया जो है वो मिलिटरली टेक ओवर करना चाह रहा है, किसको? मालदीव्स को। तो वहां पे गवर्नमेंट को एक तरह से चेंज कर दिया था। उससे पहले वाली गवर्नमेंट प्रो इंडिया थी, अभी जो गवर्नमेंट है वो प्रो चाइना है, ठीक है। तो वहां से हमारी आर्मी पर्सनल्स को निकालने के लिए ये कैंपेन चला था, इंडिया आउट कैंपेन, ठीक है। कैपिटल माले, ठीक है। देन भूटान, दिस भूटान, भूटान की कैपिटल है थिम्पू। भूटान इंडिया के साथ हमेशा से ही एक फ्रेंडली कंट्री रहा है, क्योंकि भूटान के जो इवन जो सिविल सर्वेंट्स हैं भूटान के, वो इंडियन सिविल सर्वेंट्स के साथ ट्रेन किए जाते हैं। वहाँ के जो पुलिस पर्सनल्स हैं उनको भी ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। वहाँ की आर्मी जो है उसको भी इंडिया ही ट्रेन करता है। तो वहाँ पे इंडिया का काफी अच्छा होल्ड है। और भूटान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है।
कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब ये होता है हेड तो होगा किंग, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके चलेगा। जैसे इंडिया में रिपब्लिक है, ठीक है, तो हेड जो है वो इलेक्टेड है, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक रीजन बताया था डोकलाम। डोकलाम जो है एक ट्राई जंक्शन एरिया है, बांग्लादेश, इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है। तो इसमें डोकलाम को लेके डिस्प्यूट रहता है, चाइना बोलता है कि ये मेरा पार्ट है, और ये एक्चुअल में डिस्प्यूट तो है भूटान और चाइना के बीच में, लेकिन क्योंकि हम लोग फ्रेंडली हैं काफी भूटान के साथ, तो हम उस फाइट में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमारा अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, हम ये नहीं चाहते कि चाइना को सिलीगुड़ी कॉरिडोर का एक्सेस मिले, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, यहाँ पे ये वाला एरिया, ठीक है। इसको चिकन नेक भी बोलते हैं, रीजन बीइंग कि ये ऐसा कुछ, अगर आप इसको देखोगे, ये बॉडी और ये ऐसा कुछ, ठीक है, तो इट विल लुक लाइक ए चिकन, ठीक है, तो उसके नेक की तरह, तो इसलिए इसको चिकन नेक बोलते हैं, ठीक है, चिकन नेक बोलते हैं। दूसरा नाम है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और कहां पे है ये? वेस्ट बंगाल में। कहां? दार्जिलिंग में। और दार्जिलिंग एक डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का, जो ऊपर सिक्किम को टच करता है और इधर आसाम से मिलता है, ठीक है। और लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का, लेकिन स्टेट कौन सा है लार्जेस्ट? आसाम, टी प्रोडक्शन में। और टी प्रोडक्शन में इंडिया सेकंड नंबर पे है, लेकिन कंज्यूमर हम सबसे बड़े हैं टी प्रोडक्शन में, टी में, ठीक है। देन पीएनजी में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी। ये पूरा का पूरा आइलैंड, ये आइलैंड, इस आइलैंड का नाम है न्यू गिनिया। ये न्यू गिनिया आइलैंड है। न्यू गिनिया आइलैंड के अंदर दो कंट्री हैं, इंडोनेशिया एंड पीएनजी, पपुआ न्यू गिनिया। इंडोनेशिया के कई सारे आइलैंड हैं यहाँ पे, ठीक है, तो एक आइलैंड इंडोनेशिया का यहाँ पे भी है, ठीक है। तो न्यू गिनिया आइलैंड है, इज द सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ वर्ल्ड। वर्ल्ड का ये सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है, पूरा आइलैंड, जिसके अंदर दो कंट्री हैं, पपुआ और पपुआ न्यू गिनी, ठीक है। पपुआ न्यू गिनी का एक ऑटोनोमस रीजन है बोगनविले, ठीक है। ऑटोनोमस रीजन मतलब, ऑटोनोमस रीजन क्या बताया था? मतलब वैसे तो इस कंट्री का पार्ट है, लेकिन यहाँ गवर्नेंस का सिस्टम अलग होगा, इस यहाँ पे गवर्नेंस सिस्टम अलग होगा, यहाँ अलग होगा, ठीक है। ऐसा ही मैंने एक और एग्जांपल बताया था, हांगकांग, ठीक है। हांगकांग चाइना का पार्ट है, लेकिन ऑटोनोमस रीजन है चाइना का। हांगकांग एक्चुअली में जापान की कॉलोनी होती थी किसी टाइम पे, फिर बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसको टेक ओवर कर लिया था ब्रिटेन ने, ठीक है। और उसके बाद 1997 के अराउंड उन्होंने वापस से चाइना को दे दिया, विद ए कंडीशन कि ये 50 साल के लिए ऑटोनोमस रीजन रहेगा, ठीक है। मतलब चाइना की गवर्नमेंट यहां इंटरफेयर नहीं करेगी, वहां डेमोक्रेसी है, हालांकि अभी तो वो भी चेंज हो गया है, अभी पीछे 1-2 साल पहले वहां पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं, ठीक है। चाइना ने उसको एक तरह से ओवरटेक कर लिया है, लेकिन बोला जाता है अभी भी कि वो ऑटोनोमस रीजन है, ठीक है। तो न्यू गिनिया सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है वर्ल्ड का, तो सबसे बड़ा कौन सा है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। और ग्रीनलैंड किसकी टेरिटरी है? डेनमार्क नाम की एक कंट्री है यूरोप के अंदर। ठीक है, तो ग्रीनलैंड लार्जेस्ट, ग्रीनलैंड का कोई पिक देखा है हमने अभी तक?
ये रहा, ये है ग्रीनलैंड, यहाँ पे यूएसए, फिर ऊपर कनाडा है और उसके साइड में ग्रीनलैंड है। ठीक है, तो ग्रीनलैंड जो है ये लार्जेस्ट आइलैंड है वर्ल्ड का, और डेनमार्क की ओवरसीज टेरिटरी है ये। ओवरसीज टेरिटरी का मतलब कि मेन लैंड का पार्ट नहीं है उस कंट्री का। जैसे हम लोगों की हम ओवरसीज टेरिटरी बोलते हैं तो अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, वो हमारी मेन लैंड का पार्ट नहीं है एक तरह से। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट आइलैंड है ग्रीनलैंड। और थर्ड लार्जेस्ट बोर्नियो, एक आइलैंड है बोर्नियो, यही थोड़ा सा इधर है, साउथ ईस्ट एशिया में ये है बोर्नियो नाम का एक आइलैंड, जो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड है। बात जब हम करेंगे तो मैं बता दूंगा कि ये बोर्नियो आइलैंड था। बोर्नियो आइलैंड के अंदर 3 कंट्री हैं। जैसे न्यू गिनिया आइलैंड पे 2 कंट्री हैं, तो वहां 3 कंट्री हैं, उसको आप आईबीएम के नाम से याद रख लेना। ठीक है, आईबीएम के नाम से याद रख लेना। इंडोनेशिया का पार्ट है कुछ उसमें, कुछ ब्रुनेई नाम की एक कंट्री है, और मलेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और मलेशिया, 3 कंट्री से मिलके बना है बोर्नियो आइलैंड, जो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड है। ठीक है, फोर्थ कौन सा है? मेडागास्कर। ये मेडागास्कर कहां है? शायद हमने देखा था, ये रहा, ये है मेडागास्कर, अफ्रीका के ईस्ट साइड में ये मेडागास्कर आइलैंड है, विजिबल है। ठीक है, 4th लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन का लार्जेस्ट है। ठीक है, मेडागास्कर अफ्रीका के ईस्टर्न साइड में है। ठीक है, और 5th भी लिखना चाहो तो बैफन आइलैंड है। 5th बैफिन आइलैंड है, जहां हमने ग्रीनलैंड देखा था उसी के साइड में है बैफन आइलैंड। ये रहे। ठीक है, कनाडा की टेरिटरी है ये बैफिन आइलैंड, ये 5th लार्जेस्ट आइलैंड है। 5 याद रख लेना, काफी है। डन यहां तक? ठीक है, यहां पे नीचे आपको एक कंट्री दिख रही है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के यहां पे एक सी दिख रहा है, कोरल सी। कोरल सी, एक तो कोरल सी की पोजीशन याद रखना कहां पे है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, नॉर्थ ईस्टर्न साइड। ठीक है, यहां पे ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के यहां पे एक काफी फेमस स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। तो ग्रेट, कई बार ये पूछा गया ग्रेट बैरियर रीफ कहां पे है, तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ये होगा कि बैरियर रीफ होते क्या हैं। दीज आर द लार्जेस्ट कोरल रीफ ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के लार्जेस्ट कोरल रीफ है ये। ठीक है, तो कोरल रीफ क्या होता है? मैराइन इकोसिस्टम को बोलते हैं कोरल रीफ। इट्स अ टाइप ऑफ मैराइन इकोसिस्टम। ठीक है, कोरल रीफ क्या है? मैराइन रिलेटेड टू
सी, ठीक है, सी या ओशियन, तो मैराइन इकोसिस्टम है, ठीक है। इकोसिस्टम क्या होता है? जब कोई भी ऑर्गेनिज्म when an organism interact with its physical environment, या interaction of organism with their physical environment will create an ecosystem. Interaction of organisms with their physical environment will create a इकोसिस्टम। वो कहीं पे भी हो सकता है, किस कोई ऑर्गेनिज्म में कोई भी हो सकते हैं, अगर वो अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो वो एक इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये इकोसिस्टम नाम की टर्म एक पर्सन ने दी थी जिसका नाम था टेंसले, आर्थर टेंसले, ठीक। मैं आप लोगों को कोई भी इतनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, खासकर करंट अफेयर जब कर रहे हैं जो पूछी ना गई हो एग्जाम में, ये सब पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, कि हु गिव द टर्म इकोसिस्टम। आर्थर टेंसले नाम का एक पर्सन था जिसने ये इकोसिस्टम नाम की टर्म दी थी। इकोसिस्टम क्या होता है? जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो एक इकोसिस्टम होता है, ठीक है। नाउ तो ये लार्जेस्ट इकोसिस्टम है। अब इस इकोसिस्टम में है क्या, अगर मैं थोड़ा सा और आपको बताऊं तो यहां पे जो ये टर्म है कोरल, कोरल बोलते हैं कॉलोनी ऑफ पोलिप्स को। कॉलोनी मतलब समझते हो, मतलब ग्रुप, ठीक है। पोलिप्स की कॉलोनी को कोरल बोलते हैं, मतलब इनके ग्रुप को। अब ये कहोगे पोलिप्स क्या है? ये मैराइन इनवर्टिब्रेट है, एनिमल है, एंड मैराइन इनवर्टिब्रेट एनिमल्स, ठीक है। तो ये मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं कोरल। तो कोरल इनके कॉलोनी को बोलते हैं, ठीक है। और जब ये कॉलोनी बन जाती है, कोरल बन गया, ठीक है, विद द कॉलोनी ऑफ पोलिप्स, ये क्या करते हैं? ये एक सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं एक एल्गा के साथ जिसका नाम है जूजेंथिली, ठीक है। ये एक एल्गा है जूजेंथिली जिसके साथ ही एक सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं। ये सिम्बायोटिक वर्ड पढ़ा हुआ है, खासकर बायो वालों ने तो पढ़ा होगा कभी ना कभी। सिम्बायोटिक का मतलब म्यूचुअल बेनिफिशियल। सिम्बायोटिक रिलेशन होती है म्यूचुअली बेनिफिशियल, जहां पे एक दूसरे को बेनिफिट मिलता हो, ठीक है। ये पोलिप्स इस एल्गा को रहने के लिए जगह देते हैं, इन रिटर्न ये इनको खाना प्रोवाइड करती है। तो इनके बीच का ये रिलेशन है, ठीक है। हमें उतना याद नहीं रखना, वैसे इतना याद है, ये कोरल रीफ इकोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। मैंने यही एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को, क्योंकि ये चीज हमें पढ़नी है कि ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ मिलते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? लार्जेस्ट कोरल रीफ ऑफ द वर्ल्ड है। कोरल रीफ क्या है? इकोसिस्टम है जहां पे कोरल कॉलोनी ऑफ पोलिप्स होते हैं। पोलिप्स मैराइन इनवर्टिब्रेट एनिमल्स हैं जो कोरल और पोलिप के साथ मिलके ये इनकी कॉलोनी होगी। ये जूजेंथिल एल्गा के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं और इससे क्या होता है, समुद्र में, ओशियन में एक बहुत कलरफुल सा स्ट्रक्चर बनता है। बहुत आपने देखे होंगे अगर ओशियन के अंदर बहुत कलरफुल स्ट्रक्चर होते हैं, वो सारे के सारे कोरल रीफ होते हैं,
ठीक है, तो ये कोरल रीफ स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो ये जो कोरल रीफ बनेगा, अच्छा अभी रीफ बचा हुआ है, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, रीफ। ठीक है, ये रीफ क्या होगा, ये कोरल का जो एक्सक्रीशन होता है, जो एक्सक्रीट करेंगे ये, उससे बनता है रीफ। ठीक है, तो ये जनरली कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये रीफ जो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, मतलब पहले एक बार लिख लो, फिर मैं दोबारा समझाता हूं। डन, लिख लिया। कोरल रीफ एक इकोसिस्टम है जो ओशियन के अंदर बनता है, बहुत ही कलरफुल होता है। ठीक है, बनता कैसे है, पोलिप कोरल्स के ग्रुपिंग को बोलते हैं। वो ग्रुपिंग जियोजेंथिल नाम के एक एल्गा के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाती है, मतलब म्यूचुअली बेनिफिट। वो उसको रहने के लिए जगह देते हैं, वो उनको खाना देती है, इसको बोलते हैं म्यूचुअली बेनिफिट ले। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बाद में एक एक्सक्रीशन रिलीज करते हैं जो इसको बोलते हैं रीफ, तो उसको कंबाइन करके देते हैं कोरल रीफ। लेकिन इस एल्गा के होने की, ये एल्गा कलरफुल है, इस एल्गा की होने से ये कलरफुल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो दिखने में अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन जब इस कलरफुल स्ट्रक्चर को या इस कोरल रीफ को बनने के लिए ल्यूकवार्म वाटर चाहिए। ल्यूकवार्म वाटर का मतलब है लगभग 27 डिग्री सेल्सियस के अराउंड का टेम्परेचर होना चाहिए, उससे ज्यादा ना हो, मतलब बहुत ज्यादा गर्म भी ना हो और बहुत ज्यादा ठंडा भी ना हो। ल्यूकवार्म बोलते हैं ऐसे को जो ना बहुत ज्यादा ठंडा हो ना बहुत ज्यादा गर्म हो। लेकिन क्या हो रहा है कि क्लाइमेट कंडीशन चेंज होने की वजह से सी वाटर और ज्यादा गर्म होता जा रहा है, वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसकी वजह से ये इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। क्योंकि ये टेम्परेचर जैसे ही एक्सीड होगा, ये जियोजेंथिल इनसे बाहर निकल के चले जाएंगे, तो वहां पे सिर्फ वो रीफ एक स्ट्रक्चर रह जाएगा व्हाइट कलर का। ठीक है, उसको बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग का मतलब है एग्जिट ऑफ जियोजेंथिल फ्रॉम द कोरल स्ट्रक्चर। कोरल स्ट्रक्चर से जियोजेंथिल बाहर निकल जाते हैं, तो इट विल ओनली बी ए व्हाइट स्ट्रक्चर। तो ये सिर्फ व्हाइट स्ट्रक्चर खड़ा हुआ दिखेगा कैल्शियम कार्बोनेट का, और कुछ नहीं होगा। उसको बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। ठीक है, ये कोरल ब्लीचिंग बहुत हो रही है आज के टाइम पे। इसका रीजन क्या है, क्लाइमेट चेंज, ओशियन टेम्परेचर का राइज होना। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन मैंने उसको एक एक करके समझाया, समझ में आ जाना चाहिए। डन। एक चीज और बताऊंगा, सिर्फ लास्ट से एक और बताया, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को समझा दिया, रीफ बैरियर तो नहीं समझाया ना कि बैरियर क्या होता है। समझ में आ गया। नाउ ये कोरल रीफ स्ट्रक्चर जनरली कोस्टल एरिया में मिलते हैं। ये कोस्ट है ऑस्ट्रेलिया का, अगर ये स्ट्रक्चर यहां बने, ये कोरल स्ट्रक्चर इस किनारे पे बने, तो इसको बोलते हैं फ्रिंज। अगर ये कोरल स्ट्रक्चर सिर्फ कोस्टल एरिया पे बनता है तो उसको फ्रिंज बोलते हैं। छोड़ दो, लिखो मत, मैं सिर्फ समझा रहा हूं, अगली बार जब इसको पढ़ेंगे दोबारा तो बताऊंगा। फ्रिंज बोलते हैं। जब ये किनारे से थोड़ा दूर बनता है तो इसको बैरियर बोलते हैं। ठीक है, और अगर ये बैरियर राउंड शेप ले ले तो इसको अटोल बोलते हैं। ATOLL, 3 टाइप का होता है, फिर करेंगे, अभी छोड़ दो, अभी सिर्फ जितना पढ़ा उतना याद रख लो। ठीक है, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो वो बैरियर एक टाइप का इसलिए है क्योंकि वो एरिया से दूर है, बीच में वाटर है, बिल्कुल एग्जैक्ट कोस्ट पे होता है तो फ्रिंज बोलते,
थोड़ा सा दूर है तो बैरियर बोलेंगे, और ये बैरियर अगर एक सर्कल स्ट्रक्चर, रिंग का स्ट्रक्चर ले लेता है तो इसको अटोल बोलते हैं, ATOL, अटोल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अफ्रीका एक्यूज इजराइल ऑफ गाजा जीनोसाइड। ठीक है, तो गाजा मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था, गाजा स्ट्रिप कहां पे है, मेडिटेरेनियन सी में है। किसका पार्ट है गाजा स्ट्रिप? गाजा स्ट्रिप पैलेस्टाइन का पार्ट है, पैलेस्टाइन। ठीक है, पैलेस्टाइन की कैपिटल ईस्ट जेरूशलम। ठीक है, पैलेस्टाइन की कैपिटल है ईस्ट जेरूशलम। ये मैंने बता दिए थे आई थिंक पहले। ठीक है, किसी को लगे कि दोबारा बताऊं तो मैं दोबारा, मतलब थोड़ा धीरे बताऊंगा, तेज इसलिए बता रहा हूं कि मैं बता चुका हूं। इजराइल की कैपिटल पहले टेल अवीव थी, अब उन्होंने बदल के वेस्ट जेरूशलम कर लिया है, इसीलिए कि पैलेस्टाइन को वो बाकी जगह को भी पैलेस्टाइन की टेक ओवर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में कंफ्लिक्ट है। इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, टू नेशन थ्योरी इज रिलेटेड टू विच कंट्रीज? रिलेटेड टू पैलेस्टाइन एंड इजराइल। गाजा स्ट्रिप पैलेस्टाइन का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, सबसे बड़ा प्रोविंस होता था कभी, अभी ये एक तरह से ऑटोनोमस रीजन है पैलेस्टाइन का, जिसको रन करता है हमास नाम का एक टेरर ग्रुप। ठीक है, ये ऑटोनोमस रीजन है किसका? पैलेस्टाइन का, जिसको हमास नाम का एक टेरर ग्रुप रन करता है। ठीक है, अभी उसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इजराइल के साथ, क्योंकि टेररिस्ट ग्रुप है। और ऐसा ही एक टेररिस्ट ग्रुप है लेबनान नाम की कंट्री में ऊपर। ठीक है, हिजबुल्लाह। तो हिजबुल्लाह पार्टी भी है लेबनान में एक, और ये एक तरह का मिलिटेंट ग्रुप भी है, मतलब पार्टी के तौर पे भी काम करते हैं वहां पे ये, और वहां का मिलिटेंट ग्रुप भी है। ठीक है, तो हिजबुल्लाह और हमास, इन दोनों की फाइट चल रही है इजराइल के साथ अभी फिलहाल, मतलब फिलहाल का मतलब आज भी चल रही है। ठीक है, करंट में, कंटेम्परेरी न्यूज में। ठीक है, गोलन हाइट पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है कि ये गोलन हाइट कहां पे है। ठीक है, ये इजराइल, लेबनान और जॉर्डन के ट्राई जंक्शन पे है। ठीक है, गोलन हाइट, जैसे डोकलाम पढ़ा था थोड़ी देर पहले, गोलन हाइट इज एट द ट्राई जंक्शन ऑफ इजराइल, लेबनान, जॉर्डन। मतलब कुछ हिस्सा पहले इजराइल के पास था, लेकिन मैक्सिमम हिस्सा लेबनान और जॉर्डन के पास था। ठीक है, एक 6 डेज वॉर हुआ था 1967 में, बिटवीन इजराइल, लेबनान, जॉर्डन, इजिप्ट। ठीक है, ये सारी की सारी कंट्री थी, इवन ईरान, ये सारी की सारी कंट्री एक साइड थी, मुस्लिम कंट्री, और इजराइल एक साइड था। उन्होंने इसको डिफीट कर दिया था, और उस टाइम पे उसने ये गोलन हाइट ले लिया था। अभी ये गोलन हाइट जो है, मतलब वहां की माउंटेन पीक है एक तरह से समझ लो, ये भी इजराइल के पास है। ठीक है, देन यहां पे एक वाटर बॉडी है डेड सी, जो बाउंड्री है बिटवीन जॉर्डन और इजराइल, और जॉर्डन और पैलेस्टाइन के बीच में बाउंड्री है डेड सी। डेड सी इसका नाम इसलिए है क्योंकि सैलिनिटी बहुत ज्यादा है इसकी। ठीक है, सैलाइन, एक्सेस में सैलाइन वाटर है, इतना सैलाइन है कि ह्यूमन बीइंग अगर लेट जाएगा आराम से तो नीचे नहीं जाएगा पानी में, बहुत ज्यादा विस्कस फ्लूइड है एक तरह से। ठीक है, डेड नाम इसलिए है क्योंकि इतने सैलिनिटी में कोई भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता, तो इसमें कोई किसी भी टाइप का वाटर लाइफ नहीं एग्जिस्ट करती, तो इसलिए इसका नाम डेड सी है। डन? ठीक है। जीनोसाइड क्या होता है? मास मर्डर। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका ने एक्यूज किया इजराइल को मास मर्डर के लिए। मास मर्डर इसलिए क्योंकि वो गाजा स्ट्रिप में बहुत ज्यादा रॉकेट वगैरह फायर कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ टेररिस्ट नहीं रहते, बड़ा एरिया है, तो यहाँ पे नॉर्मल सिविलियन भी रहते हैं गाजा स्ट्रिप में। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में अफ्रीका इजराइल को एक्यूज करते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंच गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है ये? इज अ पार्ट ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशन। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूएनओ का पार्ट है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ
formed after World War II on 24th of October 1945, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर एट न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क इज इन यूएसए। इस ऑर्गेनाइजेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, ठीक है। पहला है, एक है UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, मतलब जहां पे सभी कंट्री जो भी यूएन का पार्ट है वो आते हैं, मिलके बैठते हैं। इट्स लाइक द पार्लियामेंट ऑफ यूएनओ। ये यूएनओ की पार्लियामेंट है एक तरह से, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये इसका एक पार्ट है। सेकंड पार्ट है इसका UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब सेकंड पार्ट है, ऐसा नंबरिंग में ऐसा नहीं कि ये 1 पे, A2 पे, मैं जनरल बता रहा हूँ, 6 ऑर्गन है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिनमें से 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट है। 5 परमानेंट मेंबर आर फ्रांस, यूएसए, यूके, चाइना और रसिया। ये 5 परमानेंट मेंबर हैं इसके, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर 2 साल के लिए चुने जाते हैं, 2 इयर्स के लिए। एक दो नॉन परमानेंट मेंबर अलग अलग रीजन से चुने जाते हैं। कौन चुनता है? यूएनजी, वोटिंग होती है, ठीक है। तो कंट्रीज एक दूसरे को कन्विंस करती हैं कि भी आप मेरे लिए वोट करना, तो ऐसे करके अलग अलग रीजन से मेंबर चुने जाते हैं। इंडिया भी इसका मेंबर है, नॉन परमानेंट मेंबर, ठीक है। परमानेंट मेंबर के लिए हम लोग बिड कर रहे हैं। बिड करने का मतलब है कि हम लोग सबसे आगे हैं परमानेंट मेंबर की रेस में। अगर कोई नेक्स्ट बना तो मोस्ट प्रोबेबली वो इंडिया का नंबर होगा, ठीक है। देन एक पार्ट है इसका आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है द हेग, नीदरलैंड में। नीदरलैंड यूरोपियन कंट्री है, वहां पे एक प्लेस है द हेग, वहां पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है। 15 जज होते हैं इसमें टोटल, ठीक है। और किसी भी कंट्री से 2 नहीं होते, किसी कंट्री से मैक्सिमम 1 हो सकता है, ठीक है। इंडिया से अभी 1 है एंड हिज नेम इज दलबीर भंडारी। डन। 4th मेंबर इरेज करना पड़ेगा मुझे। 4th आईसीजे हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देन यूएन इकोसोक, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक, ईसीओ का मतलब है इकोनॉमिक और एसओसी का मतलब है सोशल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसोक। काम है वर्ल्ड में इकोनॉमिक और इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी देखना और सोशल स्टेबिलिटी देखना, ठीक है। नेक्स्ट मेंबर है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये ट्रस्टीशिप जो काउंसिल है, इसका काम था
कंट्रीज को इंडिपेंडेंस करवाना, जो कोलोनाइज्ड कंट्री है, जैसे हम भी कॉलोनी थे ब्रिटेन के, तो कोलोनाइज्ड कंट्री को अनकोलोनाइज करवाना। ठीक है, अभी कोई भी कंट्री ऐसे कोलोनाइज है नहीं। लास्ट कंट्री प्लाऊ थी अफ्रीका की, जिसको इन्होंने डीकोलोनाइज करवा दिया था। उसके बाद से ये डिसफंक्शन है, मतलब इनएक्टिव है, अभी एक्टिव नहीं है। ठीक है, और 6th है यूएन सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट इज लाइक, मतलब उनकी एग्जीक्यूटिव विंग है ये एक तरह से, कि उनका एग्जीक्यूशन देखती है और ये इसकी सिक्योरिटी देखती है एक तरह से। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के डिसीजन या वर्डिक्ट नॉन बाइंडिंग है। कोई कंट्री नहीं मान रहा तो ये कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये अपना डिसीजन दे सकते हैं, मोरली मानो ना मानो, नॉन बाइंडिंग है। डन। बाकी से बताने को बहुत कुछ है, लेकिन फिर कभी इससे आगे कभी ये आए इनमें से कोई पार्ट, तो वहां पे मैं बताऊंगा। यूएन सेक्रेटरी कौन है? ना ना ना, वो कहाँ है? मिखाइल गोर्बाचोव कौन थे पता है आपको? कौन थे? यूएसएसआर के लास्ट जो प्रेसिडेंट थे वो थे यूएसएसआर के। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस। ऑफ पुर्तगाल। पोर्टुगल यू आएगा, हाँ, PORTUGAL। ठीक है, पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस अभी यूएन जनरल सेक्रेटरी हैं। न्यूज में इसलिए हैं कि अभी इजराइल ने उन पे बैन लगा दिया कि आप हमारी कंट्री में नहीं आ सकते। ठीक है, अभी रिसेंटली आज या कल की न्यूज है, तो उन्होंने बैन लगा दिया है दैट यू कैन नॉट कम टू आवर कंट्री। ठीक है, क्योंकि यूएन स्ट्रिक्ट डिसीजन ले रहा है किसके अगेंस्ट में? इजराइल के अगेंस्ट में, कि आप जिनोसाइड कर रहे हो, मास मर्डरिंग कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि गाजा स्ट्रिप या जो हिजबुल्लाह अटैक करता है तो ईरान पे कुछ नहीं होता, क्योंकि ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है बहुत सॉलिड है। बताया था मैंने, क्या नाम है उसका? आयरन डोम। ठीक है, बताया होगा फिर तो। आयरन डोम इनका जो डिफेंस, रॉकेट डिफेंस सिस्टम है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इनके पास ऐसे कोई सिस्टम नहीं है, तो जब ये रिवर्स करता है तो बहुत ज्यादा, मतलब सिविलियंस की डेथ होती है। तो उसकी वजह से इनके ऊपर काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाने की सोच रहा है यूएन, लेकिन यूएन में इन्फ्लुएंस है यूएसए का सबसे ज्यादा, तो इसलिए वो लग नहीं पा रहे हैं। लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने बोला है कि यू कैन नॉट कम टू आवर कंट्री। ठीक है, वो शायद विजिट कर रहे थे तो उन्होंने मना कर दिया। देन ब्रिटेन मेड 2.5 बिलियन ब्रिटिश पाउंड एज मिलिट्री एड टू यूक्रेन। ठीक है, ये सारा यूक्रेन और उसके बीच में चल रहा है। ठीक है, यहाँ मेनली, अच्छा, प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए ब्रिटेन के। कौन है नए प्राइम मिनिस्टर? हाँ, नहीं, नए पूछ रहा हूं यार। कियार स्टारमर। कियर स्टारमर, KIERSTARMER। ठीक है, बस यहां पे एक कंसेप्ट समझेंगे। ये यहां पे हम एक तो ये समझेंगे कि ब्रिटेन क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है, यूके क्या है, और ब्रिटिश आइल्स क्या है। ठीक है, कई बार हम बोलते हैं यूके, कई बार बोलते हैं ब्रिटेन, कई बार बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो ब्रिटेन तो इंग्लैंड है ये, जिसकी कैपिटल है लंदन। ठीक है, ब्रिटेन में वेल्स और स्कॉटलैंड को और इंक्लूड कर लो, तो स्कॉटलैंड मतलब ब्रिटेन प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड इज ग्रेट ब्रिटेन। इन तीन को मिलकर बनता है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन की कैपिटल भी लंदन है।
ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन के अंदर अगर मैं, ये आयरलैंड कंट्री है, आयरलैंड कंट्री दो में डिवाइडेड है, नॉर्थ आयरलैंड अलग है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड अलग है, ठीक है। नॉर्दर्न आयरलैंड को अगर मैं इनके साथ मिला दूं, नॉर्दर्न आयरलैंड प्लस ग्रेट ब्रिटेन विल कॉन्स्टिट्यूट यूके, यूनाइटेड किंगडम, इसको बोलते हैं यूके। जब यूके बोले तो इन सब कंट्रीज को बोल रहे हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ठीक है। यूके की कैपिटल भी लंदन है, ठीक है। और अगर बचा हुआ ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को और मैंने इंक्लूड कर दिया यूके के अंदर, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को और इंक्लूड कर दिया, तो इनको बोलते हैं ब्रिटिश आइल्स, ठीक है। तो ब्रिटिश आइल्स ये सबको मिला के, सिर्फ रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को हटा दूं तो ये यूके है, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्दर्न आयरलैंड को हटा दिया तो ये ग्रेट ब्रिटेन है सारा मिला के, स्कॉटलैंड और वेल्स और हटा दिया तो फिर इंग्लैंड है या ब्रिटेन जिसको बोलते हैं, ठीक है। नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं कियार स्टारमर, ये ध्यान रखना, ठीक है।